वेलकम बैक टू एक्सप्लेनर गोल्ड। साल है 1942 का। जर्मनी वर्ल्ड वार 2 में अभी तक काफी पावरफुल साबित रहा है। जर्मनी की सेना अब रशिया में घुस चुकी है और जगह जगह पर रशियन पर हमला कर रही है और प्लेन से धमकी भरे और सरेंडर करे जाने वाले पेपर्स गिराए जा रहे हैं, जिस वजह से रशियन सिविलियंस बहुत घबराए हुए हैं। ऐसे में हम एक रशियन सोल्जर को देखते हैं जिसका नाम अगर कोई है। अगर कोई रशियन आर्मी में कम्युनिकेशन अधिकारी है। उसका काम है मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह पर डिलीवर करना। वो अपना काम करने के लिए एक बटालियन के पास पहुंचा ही था कि तभी वहां जर्मन टैंक्स हमला कर देते हैं और रशियन के पास जर्मनी के जितने पावरफुल हथियार भी नहीं थे और ना ही उनके पास कोई टैंक था। फिर भी वो अपने तरीके से अपनी राइफल से उनका मुकाबला करते हैं और सामने से जर्मन सोल्जर बहुत ही पावरफुल बॉम्ब ब्लास्ट कर रहे थे और ऐसे ही एक ब्लास्ट से अगर कोफ का घोड़ा अगर कोफ को गिराकर वहां से भाग जाता है और अगर कोफ वहीं पर जर्मन फायर से बचने के लिए जमीन पर लेटा रहता है क्योंकि उसके पास कोई हथियार भी नहीं था और जर्मन सेना का सामना न कर पाने की वजह से सभी रशियन सोल्जर वहां से भागने लगते हैं। लेकिन उनकी बटालियन का सार्जेंट सबको रुककर लड़ने के लिए कहता है, लेकिन कोई भी नहीं रुकता। अगर कोफ भी उठकर भागने लगता है, उसका सिर्फ एक ही मकसद है, जर्मन टैंक से दूर जाना और खुद की जान बचाना। और जर्मन टैंक्स भी रशियन सार्जेंट को मारकर तेजी से आगे बढ़ते हैं। इधर हम देखते हैं कि अगर कोफ 3 रशियन ऑफिसर्स के सामने है और उससे पूछताछ की जा रही है। दरअसल लड़ाई से भाग जाने पर अगर कोफ और दूसरे सोल्जर पर गद्दार के इल्जाम लगाए जाते हैं। ये एक रशियन मिलिट्री कोड है और बाकी सोल्जर से पूछताछ करने के बाद फाइनली अगर कोफ गुनहगार करार दिया जाता है और अगर कोफ को मौत की सजा मिलती है, लेकिन उसे कब सजा दी जाएगी ये अभी डिसाइड नहीं किया जाता और जब तक उसे सजा नहीं सुनाई जाती तब तक उसे बंदी बनाकर रखे जाने का फैसला सुनाया जाता है। इसके बाद अगर कोफ को बंदी बनाया जाता है और उस पर नजर रखने के लिए एक गार्ड को भी रखा जाता है। इस गार्ड का नाम ज़ुरूवेव है। अगर कोफ के बंदी बनाए जाने के बाद वहां पर कुछ देर बाद जर्मन टैंक आ जाते हैं, पर उन्हें वहां पर कोई भी रशियन बटालियन नहीं मिलती, इसलिए वो वहां पर हमला नहीं करते क्योंकि इनके यहाँ आने से पहले ही सारे सोल्जर्स भाग चुके थे। लेकिन जाते हुए जर्मन टैंक्स को ज़ुरूवेव चुपके से देख लेता है। इससे पहले कि कोई गड़बड़ हो जाए वो अगर कोफ को लेकर वहां से निकल जाता है। अब ये दोनों रशियन मिलिट्री हेडक्वार्टर की तरफ निकल पड़ते हैं कि अगर कोफ को कब शूट करना है इस बात का ऑर्डर लेने के लिए। इन दोनों को चलते चलते रात हो जाती है और ये दोनों रास्ते में ही आग जलाकर सो जाते हैं और अगली सुबह इन दोनों को रशियन बटालियन मिलती है और वो लोग इन दोनों से अपने साथ फ्रंट पर लड़ने के लिए चलने को कहते हैं। लेकिन ज़ुरूवेव कहता है कि हमें हेडक्वार्टर जाने के ऑर्डर्स मिले हैं और इसके बाद ये दोनों अपने रास्ते पर आगे बढ़ जाते हैं। आगे जाकर ये दोनों एक गांव से गुजरते हैं जहां पर जर्मन सेना ने तबाही मचा रखी थी। अब इसके बाद इन्हें एक बहुत बड़ी नदी पार करके अपने सफर पर आगे बढ़ना था, लेकिन ज़ुरूवेव को तैरना नहीं आता था और तभी उन्हें नदी के किनारे घास में किसी के होने का एहसास होता है। जब वो लोग वहां जाकर देखते हैं तो वहां उन्हें एक गाय और एक छोटा बच्चा मिलता है। वो बच्चा जर्मन सेना से बचने के लिए छुपा हुआ था। वो बताता है कि उसकी माँ ने एक पायलट जो कि घायल है उसे एक पेड़ के नीचे छुपा रखा है। वो बच्चा इन दोनों को उस घायल पायलट के पास ले जाता है जो एक रशियन पायलट था और फिर अगर कोफ उस पायलट को नदी पार कराकर अपने साथ जाने को कहता है ताकि उसका इलाज हो सके। लेकिन ज़ुरूवेव को तैरना नहीं आता है, इसलिए पहले अगर कोफ उस पायलट को नदी पार कराने का डिसाइड करता है और उसके बाद ज़ुरूवेव को लगता है कि अगर कोफ भाग सकता है, लेकिन अगर कोफ उससे झगड़ा करता है और ज़ुरूवेव को उसकी बात माननी पड़ती है। इसके बाद सबसे पहले अगर कोफ उस पायलट को नदी पार कराता है और इधर वो बच्चा और ज़ुरूवेव अगर कोफ का इंतजार करते हैं और जल्दी ही अगर कोफ वापस आ जाता है और ज़ुरूवेव खुश हो जाता है। इसके बाद अगर कोफ ज़ुरूवेव को भी नदी पार कराता है और ये दोनों उस पायलट को नदी पार करके उठाकर ले जाने लगते हैं और तभी उन्हें एक रशियन बटालियन मिलती है और ये लोग उस बटालियन के साथ आगे बढ़ते हैं और जंगल में वो लोग एक बेस कैंप तक पहुंच जाते हैं। वहां पर वो लोग खाना खाते हैं और आराम करते हैं। वहां पर उस बटालियन का सार्जेंट इन दोनों को भी अपने साथ फ्रंट पर लड़ने के लिए चलने को कहता है। ज़ुरूवेव उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसे अगर कोफ को लेकर सेना हेडक्वार्टर जाना ही होगा क्योंकि अगर कोफ एक बंदी है उसे सजा मिली है। लेकिन सार्जेंट उसकी नहीं सुनता और अगर कोफ को भी एक राइफल और टोपी दे देता है और अब उसे भी इनके साथ फ्रंट पर लड़ने के लिए जाना होगा। कई बार अगर कोफ ने नोटिस किया था कि ज़ुरूवेव के जूते काफी खराब हो चुके हैं और उसे उससे परेशानी हो रही है, इसलिए जिस ऑफिसर ने उसे राइफल और टोपी दी थी वो उससे ज़ुरूवेव के लिए जूते मांगता है, लेकिन उनके पास जूते नहीं थे। तभी अगर कोफ अपनी कीमती चीज उस ऑफिसर को दे देता है और वो होती है उसके दादाजी की घड़ी जो उसको बहुत प्यारी थी और उस घड़ी के बदले में वो ज़ुरूवेव के लिए कहीं से जूतों का इंतजाम करने के लिए कहता है और आखिरकार ज़ुरूवेव को अच्छे जूते मिल जाते हैं
और अब ये लोग इन लोगों के साथ फ्रंट की तरफ निकल पड़ते हैं और रास्ते में ये देखते हैं कि जर्मन सेना ने एक बस्ती पर कब्जा किया हुआ है और ये लोग यहाँ जर्मन पर अटैक कर देते हैं। जर्मन छुपकर स्नाइपर से गोली चलाते हैं और उनके स्नाइपर का पता लगाने के लिए अगरकोफ उठकर भागने लगता है और तभी उसे जर्मन स्नाइपर गोली मार देता है। ज़ुरवेव उस स्नाइपर की तरफ फायर करता है और खिड़की में छुपा जर्मन स्नाइपर मारा जाता है और फिर सभी रशियन सोल्जर जर्मन सेना को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं और ज़ुरवेव अगरकोफ के पास जाता है और उसे उठाने की कोशिश करता है और अगरकोफ उठ जाता है। उसे गोली नहीं लगी थी, वो तो बस मरने का नाटक कर रहा था और तभी वहाँ रशियन टैंक्स भी आ जाते हैं और फिर इस छोटी सी लड़ाई में रशियंस की जीत होती है। और इधर ज़ुरवेव अगरकोफ को जिंदा देखकर बहुत खुश होता है और तभी वहाँ एक न्यूज रिपोर्टर सभी की फोटोज खींचने लगता है और वो ज़ुरवेव और अगरकोफ की भी फोटो खींचता है क्योंकि उन्होंने बड़ी ही बहादुरी से जर्मन स्नाइपर को मारा था। अगरकोफ काफी खुश था और तभी ज़ुरवेव कहता है कि हमें आगे के ऑर्डर्स के लिए हेडक्वार्टर जाना है, मतलब अगरकोफ को कब शूट करना है इस बात के ऑर्डर्स कोर्ट से लेने के लिए आगे जाना होगा। इसके बाद ये दोनों यहाँ से निकल पड़ते हैं और थोड़ा चलने के बाद ये दोनों एक खेत में आग जलाकर बैठते हैं और वहीं पर रात गुजारने का फैसला करते हैं। तब ज़ुरवेव अगरकोफ से लेटर लिखने में मदद मांगता है जो वो अपनी माँ को लिखना चाहता था। अगरकोफ भी लेटर लिखना शुरू कर देता है और पूछता है कि क्या लिखना है, लेकिन ज़ुरवेव कंफ्यूज हो जाता है कि क्या लिखवाऊं। और फिर अगली सुबह अगरकोफ उठता है और ज़ुरवेव नींद में ही होता है। मौका देखकर अगरकोफ वहां से भागने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन थोड़ी ही दूर जाने के बाद वो वापस आ जाता है। वो यहाँ से भाग नहीं पाता और इसके बाद वो दोनों हेडक्वार्टर पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां का कमांडर अगरकोफ को बिना कोर्ट के ऑर्डर के ही तुरंत शूट करने के लिए ले जाता है। ज़ुरवेव वहां के कमांडर को बहुत समझाने की कोशिश करता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, कोर्ट के ऑर्डर्स के बिना आप अगरकोफ को शूट नहीं कर सकते, लेकिन कमांडर उस पर बहुत गुस्सा करता है और उसे वहां से बाहर निकाल देता है। तभी सेना हेडक्वार्टर का चीफ वहां एक गाड़ी से आता है और इधर अगरकोफ को बाकी गुनहगारों के साथ लाइन में खड़ा किया जाता है। वो उसे शूट करने वाला ही थे कि तभी ज़ुरवेव वहां से भागता हुआ आता है और अगरकोफ को चीफ ऑफिसर बुला रहे हैं उसके बारे में बताता है। और जब अगरकोफ चीफ ऑफिसर्स के सामने जाता है तो वो उसे कल की लड़ाई में अगरकोफ ने जर्मन स्नाइपर को मार गिराने में जो रिस्क उठाया था, उसने जो बहादुरी का काम किया था, उसके लिए वो उसे रेड स्टार देते हैं। रेड स्टार का मतलब है कि सोल्जर को अवार्ड देना चाहिए। दरअसल कल की बात ज़ुरवेव ने उन्हें बता दी थी और कोर्ट की बात भी उन्हें बता दी थी। तो चीफ ऑफिसर कहते हैं कि तुम्हें अवार्ड दिया जाना चाहिए या फिर सजा, ये तय करने के लिए तुम्हें सेना के कोर्ट में जाना ही पड़ेगा। और अब यहाँ से बाहर आने के बाद अगरकोफ ज़ुरवेव से पूछता है कि तुमने मुझे क्यों बचाया, तो ज़ुरवेव कहता है कि अभी मेरी माँ को लेटर लिखना बाकी है इसलिए बचाया। और फिर ये दोनों हंसने लगते हैं और फिर अपने रास्ते पर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन तभी जर्मन सेना आर्टिलरी फायर करना शुरू कर देती है और एक के बाद एक कई बड़े धमाके वहां होने लगते हैं। धमाके रुकने के बाद सभी लोग उठ जाते हैं, कोई भी घायल नहीं था, लेकिन ज़ुरवेव जमीन पर पड़ा था, वो बहुत ज्यादा जख्मी हो चुका था। अगरकोफ उसे उठाकर घर में लाता है और उसका इलाज करने की कोशिश करता है, लेकिन ज़ुरवेव कुछ ही पलों में अपना दम तोड़ देता है। इस बात से अगरकोफ को बहुत दुख होता है और फिर अगरकोफ ज़ुरवेव को वहीं दफना देता है। जिस लेडी के घर में ये लोग रुके हुए थे, वो लेडी अगरकोफ की शर्ट धोने के लिए मांगती है क्योंकि उसकी शर्ट पर खून लगा हुआ था। और जब वो शर्ट धो रही थी तब उसे उसमें से कोर्ट के कुछ ऑर्डर्स की पर्ची मिलती है जिसमें लिखा था कि अगरकोफ को शूट किया जाना है। वो लेडी वो पर्ची अगरकोफ को दे देती है और अगरकोफ अपने कपड़े पहनकर ज़ुरवेव के ऑर्डर को पूरा करने के लिए निकल पड़ता है। मतलब वो कोर्ट की तरफ जाएगा और कोर्ट उसे जो फैसला सुनाएगी वो उसे मंजूर होगा। आगे रास्ते में जाते समय अगरकोफ मौत का मंजर देखता है। वो देखता है कि वार के नाम पर लोग अपने पीछे अपने परिवारों को छोड़कर कैसी दुनिया को अलविदा कह रहे हैं। और अब आखिरकार अगरकोफ सेना हेडक्वार्टर पहुंच जाता है और ज़ुरवेव की मां को भी लेटर लिखता है। और फिर अगले सीन में हमें 1945 में जर्मनी दिखाई जाती है और अब वार खत्म हो चुका है। रशियन जीत गए हैं और उन्होंने जर्मनी पर कब्जा कर लिया है। यही हमें अगरकोफ को दिखाया जाता है। अब अगरकोफ की ड्यूटी जर्मनी के बेर्लिन सिटी में है। इससे हमें पता चलता है कि अगरकोफ को शूट करने के ऑर्डर्स वापस ले लिए गए थे, क्योंकि अगरकोफ सच में कायर या फिर गद्दार होता तो वो अपनी जान जोखिम में नहीं डालता। और तो और अगर वो चाहता तो रास्ते से ही भाग सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और न ही वो ज़ुरवेव के मरने के बाद भागा। जबकि ज़ुरवेव के मरने के बाद तो उसे कोर्ट तक जाने का कोई भी दबाव नहीं था, लेकिन फिर भी वो कोर्ट तक पहुंचा। इसका मतलब अगरकोफ देशभक्त और बहादुर है, डरपोक या गद्दार नहीं। उसने अपनी दोस्ती को भी बखूबी निभाया था, क्योंकि उसने उसकी ड्यूटी भी कोर्ट जाकर की थी। मूवी के एंड में अगरकोफ से वो फोटोग्राफर भी मिलता है जिसने लड़ाई के बाद उन दोनों की फोटो खींची थी और उसे न्यूज़पेपर में भी छापा था। वो न्यूज़पेपर वो अगरकोफ को भी दिखाता है,
जिसमें जुर्वेव और अगरकोफ ने किस तरह से जर्मन स्नाइपर को मार गिराया था वो सब लिखा था, जिसे देखकर अगरकोफ को 3 साल पहले का वो दिन याद आ जाता है और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।